जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द डेमोक्रेसी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत आज हम करेंगे एक सवाल से। क्या आप वोट डालना जानते हैं? अब आपको लगेगा कैसा फालतू का सवाल कर रहा है, वोट देना किसको नहीं आता है, सभी वोट देना जानते हैं। पर दोस्तों, क्या आप वोट उस हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, या उस हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से नेता चाहते हैं और एक प्रोपेगेंडा रचते हैं जिससे आप शिकार हो जाते हैं? तो आइए इसी के बारे में थोड़ा जानते हैं और जानते हैं कि संविधान में क्या लिखा है वोटिंग सिस्टम के बारे में और कैसे वोट दिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। हमारे देश में चुनाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगर निकाय का चुनाव होता है। विधानसभा में विधायक हम चुनते हैं, लोकसभा में सांसद चुनते हैं और पंचायत चुनाव में मुखिया चुनते हैं, और नगर निकाय चुनाव में पार्षद और चेयरमैन आदि चुनते हैं। अब हमें वोट देना है सांसद या विधायक को, ताकि वो हमारे यहाँ का विकास कर सके। पर ऐसा नहीं होता है। हम लोग वोट किसे देते हैं? किसी भी पार्टी के बड़े चेहरे को, और यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि आप नेता के प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वोट देने का ये सही तरीका नहीं है कि आप किसी भी पार्टी के बड़े नेता को देख के वोट दें। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके सामने एक सिस्टम बनाया गया है ताकि आप ऐसे ही वोट दें और आप असली तरीके से वोट ना दें। इस सिस्टम को बनाने के लिए हर एक पार्टी अपने एक एक नेता या दो चार नेता की कैरेक्टर को पॉलिश करवाते हैं, मतलब कि उनको महान बताया जाएगा, महान बनाया जाएगा आपके सामने कई माध्यमों से। आइए जानते हैं कि कैसे किसी नेता का कैरेक्टर पॉलिश किया जाता है। कैरेक्टर पॉलिश करने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर एक पार्टी अपने कुछ नेता को चुनती है और उनकी ब्रांडिंग करवाती है ताकि आप उनको देख के वोट दें, ना कि अपने यहाँ के विधायक। किसी भी नेता की कैरेक्टर पॉलिश करने में बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वो बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र या अपने विधायकी के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, उसके खिलाफ़ बहुत सख्त कदम उठाया है। मतलब ऐसे करके आपको एक भ्रमित किया जाएगा कि आप इनको देखें और इनकी पार्टी को वोट दे दें, चाहे इनके पार्टी से कोई भी खड़ा हो, चाहे बेईमान खड़ा हो, चाहे ईमानदार खड़ा हो। आपको कुछ कुतर्कों में बझाया जाएगा, आपको लॉजिक ऐसा दिया जाएगा जो बिना मतलब का लॉजिक हो। मान लीजिए किसी का नाम भरत लाल है और वे संयोग से शादी भी नहीं किए हैं, तो उनकी कैरेक्टर पॉलिसी इस प्रकार की जाएगी, जैसे देखिए इनका नाम ही भरत लाल है तो ये देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं, इन्होंने शादी नहीं की, ये खुद लाल अपने पीछे लगा लिए ताकि लाल ही पैदा ना करना पड़े और देश के लिए समर्पित हो सके। और देखिए ये बहुत ईमानदार हैं, इनका नाम है भरत लाल। भरत लाल से ही पता चलता है कि भारत से कितना प्रेम करते होंगे, इसलिए ये बहुत अच्छे नेता हैं। ऐसे कुतर्कों से आपको प्रभावित किया जाएगा। मुझे लगता है आज तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही कैरेक्टर का पॉलिश नहीं किया गया होगा और बाकी लगभग सभी ने किया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अपने समय में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध और सर्व शिक्षा अभियान। इसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए और कांग्रेस जीत गई। फिलहाल कांग्रेस भी एक अच्छे प्रधानमंत्री को लेकर आई, मनमोहन सिंह जी को, जो आर्थिक मामले और कई मामले में बहुत आगे थे। पर बात यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। पर उन्हीं के पार्टी के एक महान नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया जिसका नाम है सर्व शिक्षा पकवान, सब तले सब बले, रोजगार जाए तेल लेने, उसी तेल से आप पकौड़ा तलें। इसके बावजूद भी
कि वो रोज़गार नहीं दे पाए, मीडिया वालों ने ऐसे उनका कैरेक्टर पॉलिश किया कि लोगों को लगने लगा कि रोज़गार तो कोई मुद्दा ही नहीं है। असल में इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो और चीज़ों की ज़रूरत है। ये तो एक फालतू का मुद्दा है रोज़गार। तो इसी को कहते हैं कैरेक्टर पॉलिशिंग, कि आपको ऐसे समझाया जाएगा कि जो ये कर रहे हैं या जो इन्होंने किया है ये सबसे अच्छा है। जिस तरीके से उनका कैरेक्टर पॉलिश किया जाता है कि रोज़गार को उसमें लाया ही नहीं जाता है, आपको ये बताया ही नहीं जाता है कि ये एक मुद्दा है असल में, जो बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत चिंता कर देने वाला विषय है। अब बात रोज़गार की आ ही गई है तो चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या रोज़गार एक मुद्दा होना चाहिए या कितना बड़ा मुद्दा होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आज रोज़गार की बहुत कमी है और इसी कमी की वजह से मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट कहाँ से रोज़गार दें, कितने को रोज़गार दें, वो कहाँ रोज़गार पैदा करे, आप प्राइवेट में क्यों नहीं काम करते, वो भी तो रोज़गार है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा जो तल रहा है वो भी रोज़गार है। और ये भी कहा जाता है कि सरकार कहाँ से नौकरी दे, जब जगह खाली होगी तभी तो नौकरी देगी सरकारी, कहाँ से दे। पर ये सरासर झूठ है, ये आपको सिर्फ बहकाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 16 लाख कर्मचारी हैं और आज भी आप चले जाइए किसी भी सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कर्मचारी नहीं मिलेंगे, पूरे जितना रहना चाहिए उतना नहीं मिलेंगे। आप किसी भी स्टेशन में चले जाइए, पुलिस स्टेशन में चले जाइए, वहाँ पे आपको पूरे पुलिस फोर्स नहीं मिलेगी जो पर्याप्त हो। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, जितनी कक्षाएं होंगी उतने आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे, ना तो सही से वो पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ना तो आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही लेखपाल भर्ती आज कितने दिनों से आ रही है, पर आपको नहीं पता है कि लेखपालों की कितनी ज़रूरत है। एक लेखपालों को 4-4, 5-5 गांव सौंपा गया है, उनके ऊपर कितना भार है। अगर लेखपाल भर्ती हो जाए तो उनका भार कम हो जाए। अब यहाँ पर हर कोई तो रोज़गार नहीं मांगता है कि जो इंटरमीडिएट पढ़े हैं वो भी रोज़गार मांग रहे हैं, जो थोड़ा पढ़े हैं वो भी रोज़गार मांग रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि हमें सरकारी मिस्त्री बना दो, या सरकारी बिजनेसमैन बना दो, सरकारी पकौड़ा तलने वाला बना दो, सरकारी नाई बना दो। इन सब की तो वैसे भी प्रदेश या देश में भरमार पड़ी है, पर रोज़गार वही मांगता है जो अच्छे से पढ़ा लिखा रहता है। कि रोज़गार ऐसा तो है नहीं कि हम आपसे मुफ्त में मांग रहे हैं, हम तो पेपर देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी पहले योग्यता सिद्ध करेंगे फिर आपका रोज़गार लेंगे। और आज भारत के या उत्तर प्रदेश के सिस्टम में बहुत सारे पद ऐसे रिक्त हैं जिसको भरना बहुत ज़रूरी है, और ये बात कई रिपोर्टों में भी सामने आई है। और इसलिए रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए और सरकारें ये तय करें कि हम रोज़गार देंगे, और ऐसा नहीं कि चुनाव आते ही कहें कि हम रोज़गार देंगे और चुनाव आते ही ख़त्म होते ही फुर्र हो लें और रोज़गार का नामो निशान ना रहे। ये तो बात हो गई रोज़गार की। अब बात उसी पे आते हैं कि वोट किसे दें। वोट आप प्लीज़ उसी को दीजिएगा जो आपके यहाँ विधायक हो, आपके यहाँ अगर सांसदी का होगा तो सांसद जो हो उसको वोट दीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ का विकास वही करेंगे। वो अगर ईमानदार होगा तभी आपके यहाँ का विकास होगा। क्योंकि अगर जो पार्टी के शीर्ष नेता होते हैं या आप जिस चेहरे को देख के वोट दिए हैं वो मान लीजिए ईमानदार ही हो और बहुत ईमानदार हो, बहुत ज़्यादा ही ईमानदार हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो ईमानदार है तो उसके हर पार्टी के लोग ईमानदार ही होंगे। वो अगर नहीं खाता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है तो सभी भ्रष्टाचार ही नहीं करेंगे, वो सबको रोक लेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको भी मुख्यमंत्री पद पे रहना पड़ता है। अगर वो सबको रोकेगा, सभी विधायकों को रोकेगा जो भ्रष्टाचारी हैं, तो वो उनसे छटक जाएंगे और उसकी पार्टी उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में आप ईमानदार को चुनिए ताकि वो खुद काम लेके आए और एक ईमानदार सरकार की स्थापना कर सके। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।